हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 1 और 2 इससे पहले डाल चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें दो विभिन्न संस्कृति समूहों में होता है। तो ऑप्शन ए होगा, एक सांस्कृतिक समूह उन नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त करता है जो दूसरे समूह द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। ऑप्शन बी, एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी, एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसे पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहेंगे। तो जो ये पूछा गया है प्रश्न में कि पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो पर संस्कृति ग्रहण जो है ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या मान लीजिए कि व्यक्ति का समूह जो दूसरे लोगों से या तो संपर्क प्रत्यक्ष स्थापित करेगा या अंतःक्रिया के द्वारा उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। या मान लीजिए कि पर संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति या दूसरे समाज को जो उनसे भिन्न होता है उनकी कुछ आदतों को अपने अंदर उतार लेता है और उनकी जो आदत होती है वो दूसरे समूह द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो इसे पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए, आर्गबन एवं निमकाफ ने। ऑप्शन बी, अर्नोल्ड ग्रीन ने। ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम ने। या ऑप्शन डी, R.M. मैकाइवर M.C.H. पेज ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, R.M. मैकाइवर M.C.H. पेज ने प्रत्यक्ष सहयोग या अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी थी। आइए जानते हैं सहयोग क्या होता है और प्रत्यक्ष सहयोग या अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में जानते हैं। जैसे कि सहयोग, तो सहयोग जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर या सामूहिक प्रयास को सहयोग कहेंगे। और सहयोग के अगर भेद को जाने तो मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष सहयोग या अप्रत्यक्ष सहयोग। तो प्रत्यक्ष सहयोग वो होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए समान कार्य करते हैं, तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। जैसे किसी को चुनाव में विजयी बनाने के लिए सामूहिक प्रचार प्रसार करना, तो ये प्रत्यक्ष सहयोग होगा। वहीं अप्रत्यक्ष सहयोग वो होता है जब समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। जैसे किसी अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था की श्रृंखला के रूप में कर्मचारी, डॉक्टर, परीक्षक आदि अलग अलग कार्य करते हुए सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होंगे। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष होगा कि मतलब सभी लोग असमान कार्य करेंगे लेकिन उद्देश्य एक ही होगा, तो अप्रत्यक्ष सहयोग होगा। और प्रत्यक्ष सहयोग मतलब एक उद्देश्य और समान कार्य, तो प्रत्यक्ष सहयोग होगा। वहीं अर्नोल्ड डी ग्रीन ने सहयोग को 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। तो जो प्राथमिक सहयोग होता है ये क्या होगा, साझा हितों यानी एक जैसे हित होने पर सहयोग करने का कार्य, तो ये प्राथमिक सहयोग होगा। द्वितीयक सहयोग मतलब होगा स्वार्थवश, एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाना, मतलब मैंने आपका कार्य किया, आपने मेरा कार्य किया, तो ये जो होगा द्वितीयक सहयोग में आएगा। वहीं तृतीयक सहयोग संघर्ष बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए समाधान स्वरूप जो सहयोग होगा या समझौते में किया गया जो कार्य होगा वो तृतीयक सहयोग में माना जाएगा। ये कहना था अर्नोल्ड डी ग्रीन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, आर रैडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन बी, R.K. मर्टन। ऑप्शन सी, F.
नडाल या ऑप्शन डी टीबी बटोमोर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी है। आइए जानते हैं आर के मर्टन के बारे में। आर के मर्टन, इनका जन्म 4 जुलाई 1910 को फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 फरवरी सन 2003 को 92 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। अगर इनकी स्टडी की बात कीजिए कि कहाँ पे इनकी शिक्षा ग्रहण किया इन्होंने, तो एमए इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से तथा पीएचडी भी इसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से किया। पुरस्कार इन्हें जॉन डेसमंड बर्नल पुरस्कार प्राप्त हुआ जो कि 1992 में मिला, और नेशनल मेडल ऑफ साइंसेस 1994 में इन्हें मिला था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसके नाम का संबंध है? ऑप्शन ए एडवर्ड ए सिल्स का, ऑप्शन बी जे एल मोरिनी का, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन का, या ऑप्शन डी इरविन गॉफमैन का। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, इरविन गॉफमैन का संबंध अंतरक्रिया अनुष्ठान से है। आइए जानते हैं इरविन गॉफमैन के बारे में। इरविन गॉफमैन, इनका जन्म 11 जून 1922 को कनाडा में हुआ था तथा इनकी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी शिकागो विश्वविद्यालय से। और ये जो इरविन गॉफमैन थे ये इमाइल दुर्खिम, सिगमंड फ्रॉयड, जॉर्ज सीमर और हर्बर्ट ब्लूमर इन सभी से प्रभावित हुए थे। और इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1982 को फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और अगर इनके पब्लिकेशंस की बात करें, प्रकाशन की, तो एनकाउंटर जो कि 1961 में, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963 में, इंटरेक्शन रिचुअल 1967 में, जेंडर एडवर्टाइजमेंट 1976 में और फ्रॉम ऑफ टॉक 1981 में आई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन ए थॉमस माल्थस, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी आर्सेन ड्यूमा, या ऑप्शन डी डेविड हार्डीमैन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेन ड्यूमा ने जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 33%। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, 33% आरक्षण महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में दिया गया। आइए बढ़ते हैं 73वें संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं जो कि 1992 में हुआ। और इस समय जो कि प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये प्रभावी हुआ था। और ये संसद में कब पारित हुआ था? तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 को ये संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अंततः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। इसे भी याद रखिए क्योंकि इस दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया तथा मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है जो कि अनुच्छेद 243 में है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों को सूची की व्यवस्था की गई है। मतलब 29 विषय दिए गए हैं जो कि पंचायत के अंतर्गत उन्हें वो कार्य करने होंगे जो कि 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है वैचारिकी में नहीं? ऑप्शन ए के एम कपाड़िया, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी टीबी बटोमोर, या ऑप्शन डी SC दुबे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, SC दुबे ने कहा है कि जाति के जो बदलते प्रतिमान हैं उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं हुआ है। ये SC दुबे ने कहा है। आइए जानते हैं SC दुबे के बारे में।
एस.सी. दुबे, जिनका नाम श्यामचरण दुबे पूरा नाम है, इनका जन्म 25 जुलाई 1922 को मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी माता एक राष्ट्रवादी थे तथा पिता कोर्ट ऑफ वर्ड्स के प्रबंधक थे। और इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए कि कहाँ हुई है, तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में हुई है और इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1996 को हुई। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाएगी तो इंडिया चैलेंजेस विलेज मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम्स या इंडियन सोसाइटी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1999 या ऑप्शन डी 2001। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 2000। आइए जानते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों को टिकाऊ आय प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। तो ये शुरुआत किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 अप्रैल सन 1999 को इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 1999 मिलेगा और कहीं कहीं 2000 मिलेगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। और इस योजना के द्वारा SHG मतलब स्वयं सहायता समूह की भी स्थापना की जाएगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पिछली 6 योजनाओं को एक साथ लाती है, जो क्रमशः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल किट और गंगा कल्याण योजना तथा अन्य आपूर्ति कल्याणकारी योजनाएं को एक साथ ही मिलाकर के एक योजना बनाई गई है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है और इसका जो नाम है इस समय अगर जानते हैं तो आजीविका मिशन के नाम से इसे जानेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए ऑप्शन में कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का वर्तमान में नाम क्या है, तो आजीविका मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर आजीविका मिशन होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसने भारतीय ग्राम संरचना का वर्णन मालिक, किसान तथा मजदूर जैसे शब्दों से किया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी DN माजुमदार, ऑप्शन सी डैनियल थर्नर या ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, डैनियल थर्नर ने भारतीय ग्राम संरचना का जो वर्णन किया है वो मालिक, किसान और मजदूरों जैसे शब्दों से किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन ए, जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। तर्क आर दिया गया है कि जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है या ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसको समझा देती हूँ कि जैसे कि जातिवाद क्या होता है। तो जो जातिवाद जो होता है वो जाति के प्रति अंधभक्ति जो होती है, या कह लें कि जाति के प्रति अंध या निष्ठा की जो भावना होगी वो जातिवाद कहलाएगी। ठीक है, और ये जो जातिवाद है इसीलिए राजनीति की संतान बोली गई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में जाति को ही पहले महत्व दिया जाता है और चुनाव में वोट हासिल करने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जात के प्रति लोगों में अंधभक्ति होती है या निष्ठा की भावना होती है, इसीलिए इस राजनीति रूप में प्रयोग किया जाता है और अपने वोट हासिल करने के लिए। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए 10 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है या हमारी कोई भी आपको कमेंट या सुझाव देना है हमें, तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।